नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए सहायक साबित हो सकती हैं चुनौती की इस घड़ी में। जी हाँ, कोविड महामारी के चलते भी आप लोग अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार द्वारा किस तरह के सहयोग कार्य आपके लिए किए जा रहे हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। अगर हम किसी स्वयं सहायता समूह की बात करें तो उसकी सालाना आय कितनी हो सकती है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसा स्वयं सहायता समूह है जिसकी सालाना आय 1 करोड़ से भी ऊपर है, तो आप क्या कहेंगे? बता दें आपको, ये संभव हो पाया है एक महिला की वजह से जिसका नाम है श्यामा देवी। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी सफलता का मंत्र। श्यामा जिला देहरादून के फतेहपुर गांव में रहती हैं। ये ऐसा गांव है जहां महिलाओं को अपने पति की इजाजत के बिना घर से बाहर कदम रखने की भी अनुमति नहीं थी। गांव की ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित थीं। श्यामा के पास तो घर की जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन पति की नौकरी भी चली गई। जरूरतें पूरी करने के लिए घर बेचना पड़ा और बच्चों को स्कूल से भी निकालना पड़ा। लेकिन श्यामा देवी किसी और मिट्टी की बनी थीं। वो लगातार कुछ न कुछ करने के बारे में सोचती रहती थीं। इसी विचार ने उन्हें महिलाओं के एक समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस समूह को कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक अधिकारी संबोधित करते रहते थे। इन संबोधनों से प्रभावित होकर ही उन्होंने फतेहपुर गांव की 10 महिलाओं को लेकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया और नाम रखा महिला जागृति समूह। ये बात 19 सितंबर 2012 की है। समूह का उद्देश्य था कि गांव की महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कुछ पैसा कमाएं। गरीबी की वजह से श्यामा और उनकी साथी स्वयं सहायता समूह के लिए 100 रुपए की छोटी सी रकम का बंदोबस्त भी नहीं कर पा रही थीं। लिहाजा समूह टूट गया। ऐसे समय में केवीके और ब्लॉक के अधिकारियों ने महिलाओं को सफलतापूर्वक समूह चलाने के महत्व के बारे में समझाया और अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। कोशिशें रंग लाईं और 1 जनवरी 2014 को समूह फिर से खड़ा हो गया। इस बार इसमें नए पुराने सब मिलकर 25 सदस्य हो गए। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी ने श्यामा के साथ हाथ मिलाया और समूह को छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्यामा देवी ने आसानी से उपलब्ध फसल या कच्चे माल के साथ कुछ स्थानीय व्यवसाय करने के बारे में जानने के लिए भी महिला समूह बनाया और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, संरक्षण तकनीक और मूल्य संवर्धन का काम शुरू किया। जो महिलाएं सिलाई में निपुण थी, वो जूट के बैग बनाने लगीं। बाद में ये समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़ गया और अपने भविष्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त की। अब समूह के सदस्यों ने आंगनबाड़ियों की आपूर्ति के लिए घर पर राशन की पैकेजिंग का काम भी शुरू कर दिया। एक सफल महिला के रूप में श्यामा ने दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया और फलों और सब्जियों के संरक्षण पर भी काम शुरू कर दिया। आज उनके साथ 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। कई क्षेत्रों में काम करने की वजह से समूह को जबरदस्त आमदनी हो रही है और उसका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ 14 लाख रुपए का है, जबकि इसके सदस्यों की कुल वार्षिक बचत करीब 2,40,000 है। कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए श्यामा देवी को राज्य स्तरीय महिला सम्मान मिला। महिला जागृति समूह ने 14 समान समूहों के साथ ब्लॉक मिशन प्रभांडक की मदद से 23 जून 2018 को जय माता दी ग्राम संगठन की स्थापना की।
श्यामा देवी अब OBC RSETI में मास्टर ट्रेनर है और दूसरे जिलों की महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं। एक ऐसी महिला जो कभी अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी, आज एक कार और एक घर की मालकिन है। आज उनकी अपनी पहचान है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का। वर्तमान समय में आप अपने आम के बागों में किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से रोग हैं, कीट हैं जो आपकी आम की फसल को प्रभावित कर सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। नजर डालते हैं इस माह की कृषि कैलेंडर पर। इस माह आम के पेड़ों की देखभाल और निगरानी करते रहें। पेड़ की जड़ों में समय पर पानी देते रहें ताकि पानी के अभाव में फल मुरझाकर नीचे ना गिरें। आम के बागानों से मिलीबग या अन्य कीटों का प्रकोप नष्ट करने के लिए जुताई कर लें। जहां तक संभव हो आम के बागों में कीटनाशक का प्रयोग ना करें। चाहें तो आम के भुगने या अत्यधिक प्रकोप होने की स्थिति में मोनोक्रोटोफॉस या डाइमेथोएट के 0.05 घोल का छिड़काव करें। खर्रा रोग का प्रकोप दिखने पर डिनोकैप 0.05 कवकनाशी का छिड़काव करें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर उसका सामना डटकर हिम्मत रखकर किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आज की हमारी एक महिला किसान ने। जी हाँ, उनकी जिंदगी में कई चुनौतियां आई जिनका सामना उन्हें हिम्मत रखकर किया। एक ऐसी ही महिला है जिनका नाम है कृष्णा यादव। आइए मुलाकात करवाते हैं आपसे, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी, कैसे उन्होंने मुश्किलों की घड़ी में सफलता हासिल की और दूसरों के लिए बन गई प्रेरणा का स्रोत। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के रहने वाले गोवर्धन यादव और उनकी पत्नी कृष्णा यादव रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे। कुछ खास काम नहीं मिलने के कारण उन्होंने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कुछ खेत बटाई पर लेकर सब्जी उगाने का काम शुरू किया। कृष्णा यादव को खेतों में उगाई गई सब्जियों को संरक्षित करने के बारे में कोई तकनीक का ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से बची हुई सब्जियां खराब हो जाती थीं। ऐसे में उन्हें सब्जी बेचकर पेट चलाना मुश्किल हो गया था। इसी बीच उनके एक दोस्त के माध्यम से उन्हें अचार बनाने की ट्रेनिंग दिए जाने के बारे में पता चला। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में अचार बनाने की ट्रेनिंग ली और सब्जियों के साथ साथ इन्होंने अचार बेचना भी शुरू कर दिया। पहले तो लोगों के द्वारा उनके अचार की कोई खास तारीफ नहीं हुई, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से जब उनका कारोबार चल निकला तो वही लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। कृष्णा यादव पहले आम, नींबू और आंवले का ही अचार बनाना जानती थी, लेकिन ट्रेनिंग से उन्होंने हर तरह की सब्जी का अचार बनाना सीख लिया। इसका फायदा ये हुआ कि खेतों में उगाई जाने वाली सब्जी अगर सही दाम पर नहीं बिकती तो वो उसे सुखाकर उनका अचार बनाने लगी। इस तरह जब उन्होंने देखा कि सब्जी से कई गुना ज्यादा फायदा अचार बनाने में है, तो उन्होंने सब्जी बेचना बंद कर सिर्फ अचार का काम करने लगे। धंधा थोड़ा आगे बढ़ा तो कृष्णा यादव ने पड़ोस की महिलाओं को साथ लेकर ज्यादा मात्रा में अचार बनाना शुरू कर दिया। फिर इस तरह से इनका काम एक फैक्ट्री में तब्दील हो गया।
कृष्णा यादव ने अचार बनाने के लिए अपनी दादी नानी के नुस्खों को आजमाया, जिन्हें उन्होंने बचपन से अपनी माँ के द्वारा अचार बनाते हुए देखा था। अपने खेतों में उपजी फसलों गाजर, टमाटर, गोभी और आंवला के अचार उन्होंने बेहद सादगी से बनाए, जिसमें कोई नुकसानदायक तत्व नहीं मिलाया। तेल की उतनी ही मात्रा डाली जितना कि लोग अपने घर में बनाने वाले अचार में इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने उनके अचार को खाया तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अचार खाना छोड़ दिए। उनकी इसी सादगी ने उनके हौसलों को उड़ान दिया। सफलता मिलती गई तो उनके काम का विस्तार भी होने लगा। उन्होंने और अधिक खेत किराए पर लिए और अपनी ही जैसी महिलाओं को जोड़ने लगी। अपने ही खेतों की ताज़ा फसल से उन्होंने अचार की नई नई किस्में विकसित की। बाद में आसपास के बाजारों में बेचने का काम शुरू किया, जो बाद में बेहद सफल साबित हुआ। आज वे 4 कंपनियों की मालकिन है और उनकी कंपनियों का करोड़ों का टर्नओवर है। कृष्णा ने बताया कि आज उनकी कंपनी में हजारों महिलाएं काम कर रही हैं। वे सबको मेहनत और ईमानदारी से काम सिखाती हैं और उन्हें अपना काम शुरू करने की राह बताती हैं। कृष्णा यादव की कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम को देखते हुए सरकार ने भी इनके काम की सराहना की। साथ ही इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया। साल 2014 में हरियाणा सरकार ने कृष्णा यादव को इनोवेटिव आइडिया के लिए राज्य की पहली चैंपियन किसान महिला अवार्ड से नवाजा है। साथ ही वर्ष 2014 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से एनजी रंगा कृषि अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है, जिसके लिए लगातार कड़ी मेहनत और तपस्या की जरूरत होती है। ऐसे में अगर बात हो कृष्णा यादव की, तो उन्होंने अपनी दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से खेती में मिले उपज को एक व्यवसाय के रूप में बदल दिया। इसके अलावा इन्होंने अपनी अन्य महिला साथियों को भी अपनी अचार फैक्ट्री में रोजगार भी दिया। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि देश भर में कोरोना महामारी के चलते कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन ऐसे में भी आप लोग खेतों में जाकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में भी आप कार्य कर रहे हैं ताकि देश भर में अन्न की आपूर्ति हो सके। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप कुछ सावधानियां बरतें। ऐसे में किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, इसके लिए ICAR द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या है ये, आइए आपको बताते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहाँ 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो कृषि कार्य समय अंतराल पर करें, ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले, ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। विश्व भर में 20 मई को वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया और हमारे देश में भी इस उपलक्ष्य पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया वर्चुअल तरीके से। बता दें आपको कि इसकी थीम रखी गई बी इंगेज्ड। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए नजर डालते हैं जानने के लिए इस रिपोर्ट पर। हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी के कारण विश्व मधुमक्खी दिवस को एक खास थीम बी इंगेज्ड के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करके मनाया गया। इतना ही नहीं, इस अवसर पर विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर ने कहा, आज पूसा परिसर में हम एक लैब की स्थापना कर रहे हैं और देश के अनेक भागों में इस प्रकार की प्रयोगशालाएं बने जिसका लाभ वहाँ के शहद उत्पादकों को मिले, वहाँ शहद का एकत्रीकरण भी हो, प्रोसेसिंग भी हो, लेबलिंग भी हो, पैकेजिंग भी हो और वहाँ के लोग अपने उत्पादन का अच्छा दाम ले सकें। इस दिशा में यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि देश में शहद का उत्पादन व निर्यात बढ़ रहा है तथा अच्छी गुणवत्ता के शहद के लिए भी पूरे प्रयत्न हो रहे हैं। छोटे मझोले किसान इस काम से जुड़े ताकि उनकी आमदनी बढ़े। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन में समग्र संवर्धन तथा वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के विकास व मीठी क्रांति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि NBHM को आत्मनिर्भर भारत अभियान में केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रयासों के साथ साथ मधुमक्खी पालकों के FPO बनाने की भी शुरुआत हो चुकी है। इनके सहित देश भर में 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तब कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अलावा मधुमक्खी पालन सहित अन्य संबद्ध क्षेत्रों का भी ध्यान रखा है। आपको बता दें कि विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम विशेष रूप से मधुमक्खी पालनकर्ताओं द्वारा अपनाए गए आजीविका का समर्थन करने और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को वितरित करने के लिए मधुमक्खी पालनकर्ताओं द्वारा अपनाई गई मधुमक्खी उत्पादन और अच्छी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित है। हालांकि मधुमक्खी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जाहिर है कि दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है और इस प्रकार वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी सहायक हैं।
किसान भाइयों बहनों, खरीफ की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ लॉकडाउन का भी समय चल रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको कुछ दिशा निर्देशों की जानकारी हो और आईसीआर द्वारा किस तरह के दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं खरीफ की तैयारी के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ खरीफ की तैयारी है और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बुआई के लिए जरूरी सामग्री बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एडवाइजरी किसानों का काम आसान कर सकती है। ये एडवाइजरी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी प्रमुख फसलों, पशुधन, मुर्गी पालन और मछली पालन के लिए है। कृषि के हिसाब से देश को 11 जोन में बांटा गया है। एडवाइजरी जोन के हिसाब से ही जारी की गई है। कृषि के क्षेत्र में पंजाब का नाम पूरे भारत में है। यहाँ के लिए वैज्ञानिक कम अवधि और ज्यादा उपज वाली धान बोने की सलाह दे रहे हैं। नर्सरी बोने का काम 5 जून तक पूरा कर लें और रोपाई 20 जून से 5 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा किसानों को पानी की बचत के लिए सीधी बिजाई वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। ये उनके लिए बेहतर रहेगा। राज्य में बासमती चावल की बुआई का सही समय 15 से 30 जून है। जो किसान गेहूं के खाली खेतों में धान बो रहे हैं और गेहूं में फास्फोरस डाल चुके हैं, वो धान में इसका इस्तेमाल ना करें। कपास का ज्यादा उत्पादन पाने के लिए बीटी कॉटन की PAU BT1 किस्म की बुआई करें। इसकी जगह PAU लुधियाना की ओर से सुझाई गई BT संकर किस्म भी चुन सकते हैं। मक्का के लिए लंबी और मध्यम अवधि वाली उन्नत किस्में बोई जा सकती हैं। बुआई जून के पहले हफ्ते तक पूरी कर लें। हिमाचल प्रदेश में दरमियानी और निचले पहाड़ी इलाकों में मक्का की बुआई का काम 15 जून तक पूरा कर लें। समय पर बुआई के लिए गिरिराज किस्म का चुनाव करें, जबकि पछेती फसल बोने के लिए बजोरा मक्का, बजोरा पॉपकॉर्न और बजोरा स्वीट कॉर्न बेहतर रहेगी। इनके अलावा संकर किस्में भी यहाँ के किसान बो सकते हैं। हिमाचल में धान की बुआई का सही समय 20 मई से जून के पहले हफ्ते तक है। इस दौरान ज्यादा उपज देने वाली APR 1068, HPR 2143, HPR RP 2421 सही रहेगी। हमारी सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है और इसी दिशा में बता दें आपको कि पिछले वर्ष कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग होना है फसल की कटाई के उपरांत। किस तरह से ये हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा, जानते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं।
प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है मोबाइल ऐप पर नजर डालने का। आज हम खास तौर पर आपको बताएंगे मधु क्रांति पोर्टल के बारे में, किस तरह से ये मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बदलाव ला सकता है, हमारे मधुमक्खी पालकों के लिए फायदेमंद हो सकती है ये ऐप। आइए जानते हैं। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत गठित राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल है। इस परियोजना के लिए नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ये पोर्टल शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा। इस मधु क्रांति पोर्टल के जरिए मधुमक्खी पालकों और इसके व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। मधु क्रांति पोर्टल से लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब समय हो चला है ट्विटर प्लेट पर नजर डालने का। तो कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ खास है हमारी ट्विटर प्लेट पर, आइए दिखाते हैं आपको। अन्नदाता को इस मुश्किल दौर में सहयोग देने के लिए भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ाई गई है। डीएपी पर 500 रुपए प्रति बोरी के स्थान पर अब 1200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। किसानों को डीएपी खाद की एक बोरी 2400 रुपए के बजाय 1200 रुपए की मिलेगी। इस सब्सिडी हेतु केंद्र सरकार 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करेगी। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पत्र लिखिए हमें। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, हमारी ईमेल ID नोट कीजिए, krishidarshandddk@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।